भाग 1 पाकिस्तान के लिए मुस्लिम पक्ष। पाकिस्तान के लिए मुस्लिम पक्ष को निम्नलिखित आधारों पर न्यायोचित ठहराया जाता है। 1. मुसलमानों की मांग ऐसे प्रशासनिक क्षेत्रों की स्थापना है जो जातीय दृष्टिकोण से अधिक समान हों। 2. मुसलमान चाहते हैं कि जातीय दृष्टि से एक समान ये प्रशासनिक क्षेत्र जो मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले हैं पृथक राज्यों के रूप में बने। क्योंकि मुसलमान स्वयं एक पृथक राष्ट्र हैं और वे अपना एक राष्ट्रीय गृह चाहते हैं। और क्योंकि अनुभव यह दर्शाता है कि हिंदू अपनी बहुसंख्या का उपयोग मुसलमानों से ऐसा व्यवहार करने के लिए करना चाहते हैं जैसे वे एक विदेशी राज्य में द्वितीय श्रेणी के नागरिक हों। ये भाग इन्हीं आधारों के स्पष्टीकरण के लिए समर्पित है। अध्याय 1 मुस्लिम लीग की मांगें क्या हैं। 1. 26 मार्च 1940 को हिंदू भारत एकाएक इतना अधिक ध्यानाकर्षण का केंद्र बन गया जैसा इससे पूर्व कभी नहीं हुआ था। उस दिन मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया था। 1. अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की परिषद तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा संवैधानिक मुद्दे पर 27 अगस्त, 17 और 18 सितंबर तथा 22 अक्टूबर 1939 और 3 फरवरी 1940 को पारित प्रस्तावों का समर्थन करते हुए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का यह अधिवेशन जोरदार शब्दों से इस तथ्यों पर बल देता है कि भारत सरकार के 1935 के अधिनियम में निहित फेडरेशन की योजना इस देश की असाधारण परिस्थितियों में बिल्कुल अनुपयुक्त और असाध्य है और भारतीय मुसलमानों को पूर्णतया अस्वीकार्य है। 2. मुस्लिम लीग आगे अपना यह मत स्पष्ट करती है कि यद्यपि 18 अक्टूबर 1939 को वॉइस राय द्वारा महामहिम की सरकार की ओर से की गई घोषणा इस सीमा तक आश्वस्त करने वाली है कि उसमें यह घोषित किया गया है कि जिस नीति और योजना पर भारत सरकार का अधिनियम 1935 आधारित है उस पर विभिन्न दलों के हितों और भारत के विभिन्न समुदायों के परामर्श से पुनर्विचार किया जाएगा, किंतु भारत के मुस्लिम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि समग्र संवैधानिक योजना पर नए सिरे से पुनर्विचार न किया जाए और यह कि कोई भी संशोधित योजना मुसलमानों को तब तक स्वीकार्य नहीं होगी जब तक कि वह उनकी अनुमोदन और सहमति से न बनाई जाए। 3. यह निश्चय किया जाता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन का यह सुविचारित मत है कि कोई संवैधानिक योजना इस देश में तब तक कारगर नहीं होगी अथवा मुस्लिमों को स्वीकार्य नहीं होगी जब तक कि उसे निम्नलिखित बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर नहीं बनाया जाएगा, अर्थात यह भौगोलिक तौर पर सन्निहित इकाइयों में सीमांकित की जाए जो इस तरह गठित हों कि आवश्यकता पड़ने पर उनका पुनर्समायोजन किया जा सके, कि जनसंख्या की दृष्टि से मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र जैसे भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र हैं उन्हें स्वतंत्र राज्य के गठन हेतु वर्गीकृत किया जाए जिससे संवैधानिक इकाइयां स्वायत्त और प्रभुसत्ता संपन्न हों। 4. इन इकाइयों और क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक अधिकारों और अन्य हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में उनके परामर्श से पर्याप्त प्रभावी तथा अनिवार्य संरक्षणों का विशेष प्रावधान किया जाए तथा भारत के अन्य भागों में जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हैं उनके तथा अन्य अल्पसंख्यकों के धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक अधिकारों एवं अन्य हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में उनके परामर्श से पर्याप्त तथा अनिवार्य संरक्षण का विशेष प्रावधान किया जाएगा। 5. यह अधिवेशन कार्यकारिणी समिति को पुनः प्राधिकृत करता है कि वह इन बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप संविधान की ऐसी योजना बनाए जिसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे रक्षा, विदेशी मामले, संचार, चुंगी और अन्य आवश्यक मामलों के संबंध में इन इकाइयों को सभी अधिकार दिए जाने का समावेश हो। इस प्रस्ताव में क्या परिकल्पित है? पैरा 3 से यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रस्ताव में यह व्यवस्था है कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वे स्वतंत्र राज्यों में समाहित होंगे। ठोस शब्दों में इसका तात्पर्य यह है कि उत्तर पश्चिम में पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बलूचिस्तान और सिंध तथा पूर्व में बंगाल ब्रिटिश भारत के प्रांत बने रहने के बजाय ब्रिटिश भारत से अलग स्वतंत्र राज्य बनेंगे। मुस्लिम लीग के प्रस्ताव का यही निष्कर्ष और सार संक्षेप है। क्या इस प्रस्ताव में यह परिकल्पित है कि ये मुस्लिम प्रांत राज्यों में समाविष्ट किए जाने के बाद इनमें से प्रत्येक एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न राज्य रहेगा अथवा ये एक संरचना के रूप में मिलकर एक राज्य बनेंगे और क्या उसका रूप संघीय होगा या एकात्मक? इस मुद्दे पर यह प्रस्ताव अंतर्विरोधी भले ही ना हो, अस्पष्ट तो है ही।
इसमें क्षेत्रों को मिलाकर स्वतंत्र राज्य बनाने की बात कही गई है, जिसमें संगठनात्मक इकाइयों के स्वायत्त और सार्वभौम होने की बात भी है। इकाई शब्द का प्रयोग ये संकेत देता है कि इसका तात्पर्य संघ से है। यदि ऐसा है तो सार्वभौम शब्द का इकाइयों के रूप में प्रयोग निरर्थक है। इकाइयों का संघ और इकाइयों की प्रभुसत्ता परस्पर विरोधी हैं। ये हो सकता है कि जो कुछ परिकल्पित है वह महासंघ या परिसंघ हो, मगर फिलहाल ये बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या ये स्वतंत्र राज्य संघ बनेंगे या महासंघ। महत्वपूर्ण बात तो ये बुनियादी मांग है कि ये क्षेत्र भारत से पृथक स्वतंत्र राज्य बने। प्रस्ताव की शब्दावली कुछ ऐसी है कि इसमें उल्लिखित योजना बिल्कुल नई मालूम पड़ती है, परंतु इस बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता कि यह प्रस्ताव उस योजना को पुनर्जीवित करने की मांग करता है जो सर मोहम्मद इकबाल ने दिसंबर 1930 में लखनऊ में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में पेश की थी, परंतु तब लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया था। मगर श्री रहमत अली MA LLB ने इसे उठाया, जिन्होंने इसे पाकिस्तान का नाम दिया और जिस नाम से ये जानी जाती है। श्री रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान आंदोलन की नींव डाली। उन्होंने भारत को दो भागों अर्थात पाकिस्तान और हिंदुस्तान में विभाजित किया। उनके पाकिस्तान में पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान शामिल थे। उनकी राय में शेष भाग हिंदुस्तान था। उनका विचार था कि उत्तर में 5 मुस्लिम प्रांतों को मिलाकर एक स्वतंत्र और पृथक पाकिस्तान के रूप में स्वतंत्र राज्य हो। यह सुझाव गोलमेज सम्मेलन के सदस्यों में वितरित किया गया था, परंतु आधिकारिक तौर पर यह कभी प्रस्तुत नहीं किया गया। यह निजी तौर पर ब्रिटिश सरकार की सहमति प्राप्त करने का प्रयास मालूम होता है, मगर ब्रिटिश सरकार ने इस पर विचार करने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी राय में यह पुराने मुस्लिम साम्राज्य की कल्पना ही थी। लीग ने पाकिस्तान की अपनी मूल योजना का विस्तार मात्र ही किया है। उसने बंगाल और असम में मुसलमानों को शामिल करके पूर्व में एक और मुस्लिम राज्य की योजना बनाई है। शेष इसका सार और सामान्य रूपरेखा वही है जो सर मोहम्मद इकबाल ने प्रस्तावित की थी और जिसका प्रचार रहमत अली ने किया था। पूर्व के इस नए मुस्लिम राज्य को कोई नाम नहीं दिया गया। इससे श्री रहमत अली की विचारधारा और सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं आया। कोई भी जिस जटिलता का अनुभव करता है वो ये है कि लीग ने इसे विस्तार देते हुए संक्षिप्त और कर्णप्रिय नामों वाले 2 मुस्लिम राज्यों का नामकरण नहीं किया, जैसा कि उससे आशा थी। उसने केवल पश्चिम में मुस्लिम राज्य और पूर्व में मुस्लिम राज्य के 2 लंबे चौड़े नाम दिए हैं। इस कठिनाई को हल करने के लिए पाकिस्तान नाम को सुरक्षित रखते हुए मेरा सुझाव ये है कि 2 राष्ट्रों के सिद्धांत पर आधारित इस विचारधारा और इसकी परिणत अर्थात विभाजन की अभिव्यक्ति के लिए उसे उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी पाकिस्तान कहा जाए। इस योजना ने हिंदू भारत का ध्यान ही आकृष्ट नहीं किया, अपितु उसे आघात भी पहुंचाया है। अब यह पूछा जाना स्वाभाविक है कि इस योजना में नई और स्तंभित करने वाली बात कौन सी है। 2. क्या उत्तर पश्चिम में प्रांतों को मिलाने वाला विचार स्तंभित करने वाला है? यदि ऐसा है तो यह स्मरण रखा जाए कि इन प्रांतों को मिलाना बहुत पुरानी परियोजना है, जिसे एक के बाद दूसरे वाइसरायों, प्रशासकों और जनरलों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उत्तर पश्चिम में प्रस्तावित पाकिस्तान के प्रांतों में से पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1849 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर विजय प्राप्त किए जाने के बाद से एक ही थे। ये दोनों 1901 तक एक ही प्रांत रहे। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने इन्हें अलग कर 2 प्रांत बनाए, जो अब भी हैं। जहां तक पंजाब को सिंध से मिलाने का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि सिंध विजय पंजाब से पहले होने के बजाय बाद में हुई होती तो सिंध पंजाब में मिला दिया गया होता, क्योंकि ये दोनों प्रांत न केवल आपस में मिले हुए हैं बल्कि एक नदी से जुड़े हैं, जिससे दोनों के बीच एक स्वाभाविक संबंध स्थापित होता है। यद्यपि सिंध बंबई में मिलाया गया था, जो पंजाब के अलावा ऐसा एकमात्र आधार था जिससे उसका शासन चलाया जा सकता था। सिंध को बंबई से अलग कर उसे पंजाब से मिलाने का विचार त्यागा नहीं गया था और उस दृष्टि से समय समय पर योजनाएं पेश की जाती रही थी। पहले ये योजना तब पेश की गई जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, परंतु वित्तीय कारणों से इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूर नहीं किया। विद्रोह के बाद इस सवाल पर पुनः विचार हुआ, परंतु हिंदू कुश यानी इंडस के साथ संचार की पिछड़ी दशा के कारण लॉर्ड कैनिंग ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया। सन 1876 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने राय दी कि सिंध को पंजाब से मिला दिया जाए। सन 1877 में लॉर्ड लिटन ने, जो नॉर्थब्रुक के स्थान पर आए थे,
पंजाब के 6 सीमावर्ती जिलों और सिंध पार के जिलों को शामिल करके सिंध पार एक प्रांत का गठन करना चाहा था। इसमें पंजाब के 6 सीमावर्ती जिले अर्थात हजारा, पेशावर, कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान और सिंध नदी पार का सिंध शामिल होते। लिटन का यह भी सुझाव था कि बंबई में पूरा मध्य प्रांत या उसका एक भाग शामिल किया जाना चाहिए ताकि सिंधु नदी के पार के सिंध की भरपाई हो सके। ये प्रस्ताव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने मंजूर नहीं किए। जब लॉर्ड लैंसडाउन वाइसराय थे 1988 से 94, तो यही परियोजना अर्थात सिंध को पंजाब में मिलाने का सुझाव अपने मूल रूप में पुनर्जीवित हुआ, परंतु बलूचिस्तान एजेंसी का गठन होने के कारण सिंध एक सीमांत जिला नहीं रहा और उस विचार ने जो अपने मकसद में सामरिक था अपना दावा खो दिया और सिंध पंजाब में शामिल नहीं किया जा सका। यदि अंग्रेजों ने बलूचिस्तान अधिकृत नहीं किया होता और लॉर्ड कर्जन ने पंजाब से उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को अलग करने का विचार नहीं बनाया होता तो बहुत पहले ही पाकिस्तान एक प्रशासनिक इकाई के रूप में सामने आ गया होता। जहां बंगाल में एक राष्ट्रीय मुस्लिम राज्य के निर्माण के दावे का मामला है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। अनेक लोगों को याद होगा कि 1905 में तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल और असम को इन 2 प्रांतों में विभाजित किया था, एक पूर्वी बंगाल और असम जिसकी राजधानी ढाका थी और 2 पश्चिमी बंगाल जिसकी राजधानी कलकत्ता थी। पूर्वी बंगाल और असम के नए प्रांत में असम शामिल था और बंगाल तथा असम के ये पुराने जिले शामिल थे, 1 ढाका, 2 मेमनसिंह, 3 फरीदपुर, 4 बाकरगंज, 5 टिपरा, 6 नोआखली, 7 चिटगांव, 8 चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र, 9 राजशाही, 10 दिनाजपुर, 11 जलपाईगुड़ी, 12 रंगपुर, 13 वोगस, 14 पटना और 15 मालदा। पश्चिम बंगाल में पुराने बंगाल प्रांत के शेष जिले और असम के अन्य जिलों के अलावा मध्य प्रांत का संबलपुर जिला पश्चिम बंगाल को दिया गया था। एक प्रांत का 2 भागों में बंटवारा, जिसे भारतीय इतिहास में बंगाल का विभाजन कहा जाता है, पूर्वी बंगाल में एक प्रकार से एक मुस्लिम राज्य के गठन का ही प्रयास था, क्योंकि पूर्वी बंगाल और असम का नया प्रांत असम के भागों को छोड़कर एक मुस्लिम बहुल राज्य ही था। किंतु हिंदुओं के प्रबल विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1911 में यह विभाजन रद्द कर दिया, क्योंकि वह हिंदुओं के सामने झुक गई और उसने मुसलमानों की इच्छा की परवाह नहीं की, क्योंकि वे अपनी आवाज़ उठाने के लिहाज से काफ़ी कमज़ोर थे। यदि बंगाल का विभाजन उस समय रद्द नहीं हुआ होता तो पूर्वी बंगाल में मुस्लिम राज्य एक नई परियोजना नहीं होती, बल्कि वह 39 वर्ष पुराना राज्य हो गया होता। 3. क्या हिंदुस्तान से पाकिस्तान के अलग हो जाने का विचार घातक है? यदि ऐसा है तो मैं उन तथ्यों का स्मरण कराना चाहूँगा जो उन मुद्दों से संगति रखते हैं जो कांग्रेस की नीति के बुनियादी सिद्धांत के अनुरूप हैं। ये स्मरण करना होगा कि श्री गांधी जो ही कांग्रेस पर काबिज हुए, उन्होंने इसे लोकप्रिय बनाने के लिए 2 काम किए। इनमें से पहला था सविनय अवज्ञा का श्री गणेश। भारतीय राजनीति में श्री गांधी के पदार्पण से पहले सत्ता प्राप्ति के लिए सक्रिय पक्ष थे कांग्रेस, लिबरल्स यानी उदारवादी और बंगाल के आतंकवादी यानी क्रांतिकारी। कांग्रेस और लिबरल्स एक ही पार्टी थे और उनके बीच आज की तरह कोई अंतर नहीं था। अतएव हम निरापद रूप से कह सकते हैं कि भारत में मात्र 2 दल थे, उदारवादी और आतंकवादी। इन दोनों दलों में प्रवेश की शर्त बड़ी कठोर थी। लिबरल पार्टी में प्रवेश की शर्त मात्र शिक्षा ही नहीं अपितु उच्च स्तरीय ज्ञान भी था। अध्ययन की दृष्टि से सुप्रतिष्ठित बने हुए बिना कोई भी लिबरल पार्टी की सदस्य लेने की कल्पना नहीं कर सकता था। उस दल ने अशिक्षितों को राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने से प्रभावी ढंग से रोका था। आतंकवादियों यानी क्रांतिकारियों ने जहां तक भी सोचा जा सकता है कठोरतम परीक्षा लेने का मार्ग निर्धारित किया था। केवल वही लोग जो उद्देश्य के लिए अपना जीवन ही नहीं प्राण भी समर्पित करने को तैयार होते थे, उनके संगठन के सदस्य बन सकते थे। अतएव कोई भी भीरू या पाखंडी क्रांतिकारी संगठन में प्रवेश नहीं पा सकता था। सविनय अवज्ञा के लिए किसी ज्ञान या अध्ययन की जरूरत नहीं है। इसमें जीवन न्यौछावर करने का भी आह्वान नहीं है। ये उस विशाल बहुमत के लिए एक सरल मध्यम मार्ग है जिसने कोई विद्वता हासिल नहीं की और जो यातना की पराकाष्ठा झेलने को भी तैयार नहीं, साथ ही देशभक्त होने का पाखंड भी कर सकता है। इस मध्यम मार्ग ने ही कांग्रेस को लिबरल पार्टी और क्रांतिकारी पार्टी की तुलना में अधिक लोकप्रिय बनाया। श्री गांधी ने जो दूसरी बात की वह भाषाई राज्यों के सिद्धांत को लागू करना था। श्री गांधी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में जो संविधान कांग्रेस ने बनाया, उसके अंतर्गत भारत को भाषाई आधार पर निम्नलिखित प्रांतों में विभाजित किया गया, जिनके मुख्यालय भी यहाँ उल्लिखित हैं। नरेटर्स कमेंट।
संपूर्ण सूची के लिए पुस्तक देखें जिसमें प्रांत, वहाँ की मुख्य भाषा और मुख्यालय दिए गए हैं। उदाहरण के लिए आसाम प्रांत की भाषा असमी और मुख्यालय गुवाहाटी बताया गया है। उसी तरह उत्कल प्रांत की भाषा उड़िया तथा मुख्यालय कटक बताया गया है। एंड ऑफ नरेटर्स कमेंट। इस वितरण में क्षेत्र, जनसंख्या अथवा राजस्व संबंधी पक्ष पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। प्रांतीयता के उद्देश्यों से क्षेत्रों के वितरण संबंधी इस योजना में इस विचार को दृष्टिगत नहीं रखा गया कि प्रत्येक प्रशासनिक इकाई सभ्य जीवन का न्यूनतम स्तर उपलब्ध कराने और जुटाने में समर्थ होनी चाहिए, जिसके लिए यह जरूरी है कि उसमें समुचित क्षेत्र व पर्याप्त जनसंख्या हो तथा अपेक्षित राजस्व की व्यवस्था हो। निर्णायक पक्ष भाषा ही था। इस संभावना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि ऐसा होने से भारतीय सामाजिक जीवन के पहले से ही ढीले ढाले ढांचे में एक विघटनकारी तत्व समाविष्ट हो सकता है। निसंदेह ये योजना लोगों की स्थानीय देशभक्ति को जगाकर उन्हें कांग्रेस के पक्ष में लाने के एकमात्र उद्देश्य से पेश की गई थी। भाषाई प्रांतों का विचार घर कर चुका है और क्रियान्वित करने की मांग इतनी प्रबल और अप्रतिरोधी हो चुकी है कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उसे इस योजना को क्रियान्वित करने को बाध्य होना पड़ेगा। उड़ीसा को बिहार से अलग किया जा चुका है। आंध्र मद्रास से पृथक राज्य की मांग कर रहा है। कर्नाटक महाराष्ट्र से अलग होने की मांग कर रहा है। गुजरात ही एकमात्र ऐसा भाषाई प्रांत है जो महाराष्ट्र से पृथक होने की मांग नहीं कर रहा है, या फिर गुजरात ने फिलहाल पृथकता का विचार त्याग दिया है। इसका कारण संभवतः यह है कि गुजरात को यह एहसास हो गया है कि महाराष्ट्र से जुड़े रहना राजनीतिक तथा व्यावसायिक दृष्टि से भी एक बेहतर स्थिति है। चाहे जो भी हो, यह तथ्य है कि भाषाई आधार पर पृथकता कांग्रेस के लिए अब एक मान्य सिद्धांत है। यह कहने का कोई लाभ नहीं कि कर्नाटक और आंध्र प्रांत के बंटवारे की मांग भाषा के आधार पर की जा रही है और पाकिस्तान का पृथकतावादी दावा सांस्कृतिक भेदों पर आधारित है। इस अंतर के बिना एक वैशिष्ट्य और है, भाषाई अंतर सांस्कृतिक अंतर का ही दूसरा नाम है। यदि कर्नाटक और आंध्र की पृथकतावादी मांग में कोई परेशानी की बात नहीं है, तो पाकिस्तान को पृथक कर देने की मांग में ही क्या परेशानी है? यदि ये प्रभाव के लिहाज से विघटनकारी भी है, तो महाराष्ट्र से कर्नाटक अथवा मद्रास से आंध्र जैसे हिंदू प्रांतों की पृथकता से अधिक अनिष्टकारी नहीं है। पाकिस्तान तो उस सांस्कृतिक इकाई का प्रादुर्भाव है जो अपने विशिष्ट सांस्कृतिक विकास के लिए स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। अध्याय 2। एक राष्ट्र का अपने घर के लिए आह्वान। 1। पृथकता की इन मांगों के पीछे कुछ ऐसे प्रमुख प्रशासनिक, भाषाई अथवा सांस्कृतिक तथ्य हैं जो सभी को मान्य और स्वीकार्य हैं। इन मांगों के बारे में किसी को भी आपत्ति नहीं और हर कोई उन्हें मान लेने को तैयार है, परंतु हिंदू कहते हैं कि मुसलमान पृथकता के मुद्दों से भी आगे जा रहे हैं और सवाल उठाते हैं कि वे ये मार्ग क्यों अपना रहे हैं, विभाजन क्यों मांग रहे हैं और साझे बंधन को तोड़ने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कानूनी अलगाव अथवा विभाजन जैसी मांग क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब मुस्लिम लीग द्वारा अपने प्रस्ताव में की गई घोषणा में खोजना होगा, जिसमें कहा गया है कि मुसलमान एक पृथक राष्ट्र हैं। मुस्लिम लीग की इसी घोषणा का हिंदुओं ने प्रतिरोध किया है और इसे उपहासास्पद बताया है। हिंदुओं का आक्रोश स्वाभाविक ही है। भारत एक राष्ट्र है या नहीं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के साथ ही एंग्लो इंडिया और हिंदू राजनीतिज्ञों के बीच विवाद का विषय रहा है। एंग्लो इंडियन ये जताते हुए कभी नहीं अघाए कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। भारतीय तो भारत के लोगों के लिए एक अन्य संज्ञा मात्र ही है। एक एंग्लो इंडियन के शब्दों में भारत को जानने के लिए ये भूलना होगा कि भारत जैसी कोई चीज़ है। दूसरी ओर हिंदू राजनीतिज्ञ और देशभक्त इस बात पर समान रूप से जोर देते रहे हैं कि भारत एक राष्ट्र है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि एंग्लो इंडियन के कथन में सार्थकता है। यहाँ तक कि बंगाल के राष्ट्रीय कवि डॉक्टर टैगोर भी उनसे सहमत हैं, परंतु इस मुद्दे पर हिंदू कभी डॉक्टर टैगोर के समक्ष भी नहीं झुके। इसके दो कारण हैं। प्रथमतः हिंदू ये स्वीकार करने में लज्जा महसूस करते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। ऐसे विश्व में जिसमें लोगों में राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद विशेष वरदान के रूप में मान्य है, हिंदुओं के लिए यह महसूस करना स्वाभाविक है, जिसे H.G. वेल्स के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भारत के लिए राष्ट्रीयता के बिना होना उतना ही अनुचित होगा जितना कि किसी आदमी का भीड़ में निर्वस्त्र होना। दूसरे ये कि उन्होंने ये महसूस किया था कि राष्ट्रीयता का स्वराज्य के दावे से गहन संबंध है।
वह जानते थे कि 19वीं सदी के अंत तक यह एक मान्य सिद्धांत हो गया था कि जो लोग एक राष्ट्र के रूप में रहते हैं वे स्वशासन के अधिकारी हैं, और यदि कोई भी देशभक्त जो अपनी जनता के लिए स्वशासन की मांग करता है उसे ये सिद्ध करना होगा कि वह जनता एक राष्ट्र है। इन कारणों से हिंदू ने यह जांचना कभी नहीं छोड़ा कि क्या भारत वास्तव में एक राष्ट्र रहा है या नहीं। उसने इस बारे में कभी विचार नहीं किया कि क्या राष्ट्रीयता महज लोगों को राष्ट्र कह देने का सवाल है अथवा वास्तव में राष्ट्र होने का सवाल भी है। वह एक बात जानता है कि यदि उसे भारत के लिए स्वशासन की अपनी मांग में सफलता पानी है तो उसे इस बात पर कायम रहना होगा कि भारत एक राष्ट्र है, भले ही वह इसे सिद्ध न कर सके। उसके इस दावे का किसी भारतीय ने कभी खंडन नहीं किया। यह दावा इतना ग्राह्य रहा कि भारतीय इतिहास के गंभीर अध्येता भी उसके समर्थन में प्रचारात्मक साहित्य की रचना करते रहे। निस्संदेह देशभक्ति की भावना से हिंदू समाज सुधारक, जो ये जानते थे कि यह एक घातक विभ्रम है, खुलकर इस दावे का खंडन नहीं कर सके, क्योंकि जो कोई भी इस पर सवाल करता उसे तत्काल ब्रिटिश नौकरशाही के पिट्ठू और देश के शत्रु की संज्ञा दी जाती थी। हिंदू राजनीतिज्ञ एक लंबे अरसे तक अपने दृष्टिकोण का प्रचार करता रहा। उसके विरोधी एंग्लो इंडियनों ने उसका जवाब देना बंद कर दिया। उसका प्रचार प्रायः सफल हो रहा था। जब यह सफलता के सन्निकट था तभी मुस्लिम लीग की यह घोषणा सामने आई, जिसने इसमें व्यवधान डाला। ये स्वर क्योंकि एंग्लो इंडियनों की ओर से नहीं गूंजा, अतएव एक भीषण प्रहार है। हिंदू राजनीतिज्ञों ने वर्षों में जो काम किया था यह उसे ही तबाह करता है। यदि भारत में मुसलमान एक अलग राष्ट्र हैं तो भारत निश्चय ही एक राष्ट्र नहीं है। यह कल्पना हिंदू राजनीतिज्ञों के पैरों तले की जमीन ही खिसका देती है। यह स्वाभाविक ही है कि वे क्षोभ का अनुभव करें और इसे पीठ में छुरा घोंपे जाने की संज्ञा दें। छुरा घोंपा गया हो या नहीं, मुद्दा तो यह है कि क्या यह कहा जा सकता है कि मुसलमानों का कोई राष्ट्र है। अन्य बातों का इस मुद्दे से कोई संबंध नहीं है। इससे सवाल उठता है, राष्ट्र क्या है। इस विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। जो जिज्ञासु हैं वे उसे पढ़ सकते हैं और विभिन्न बुनियादी अवधारणाओं तथा विभिन्न पक्षों का अध्ययन कर सकते हैं, मगर यह जानना पर्याप्त होगा कि विषय का सार तत्व क्या है और इसे कुछ शब्दों में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रीयता एक सामाजिक सोच है। यह एकत्व की एक समन्वित भावना की अनुभूति है जो उन लोगों में जो इससे अभिभूत हैं परस्परता की भावना और उनमें यह अनुभूति जगाती है कि वे एक ही तरुवर के फूल हैं। यह राष्ट्रीय अनुभूति एक दुधारी अनुभूति है। ये जहां अपने प्रियजनों के प्रति अपनत्व की अनुभूति है, वहीं जो एक व्यक्ति के अपने प्रियजन नहीं है उनके प्रति अपनत्व विरोधी अनुभूति भी है। ये एक प्रकार के बोध की अनुभूति है जो एक ओर जिनमें यह है उन्हें एकता के इतने मजबूत सूत्र में बांधती है कि आर्थिक विभिन्नताओं अथवा सामाजिक वर्गीकरण से उद्भूत सभी मतभेदों पर विजय पा सकती है। दूसरी ओर उन्हें ये उन लोगों से अलग भी करती है जो उनके जैसे नहीं हैं। ये किसी अन्य समूह से संबंध नहीं होने का भावबोध भी जगाती है। यही राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय भावना का सार तत्व है। अब इस कसौटी पर मुस्लिम दावे को कसिए। क्या यह तथ्य है या नहीं कि भारत का मुसलमान एक विशिष्ट समुदाय है? क्या यह हकीकत है या नहीं कि उसमें एक प्रकार की संचेतना है? क्या यह वास्तविकता है या नहीं कि हर मुसलमान ये सोच रखता है कि वह अपने स्वयं के समुदाय से संबंध है, किसी गैर मुस्लिम समुदाय से नहीं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है तब तो विवाद समाप्त ही हो जाना चाहिए और मुसलमानों का ये दावा बिना किसी संकोच के मान लिया जाना चाहिए। हिंदुओं को ये दर्शाना चाहिए कि कुछ मतभेदों के बावजूद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पर्याप्त समानताएं हैं जिससे वे एक राष्ट्र की रचना कर सकते हैं, अथवा सरल भाषा में मुसलमानों और हिंदुओं की उस एकजुटता को दर्शाती है जो बहुत समय से चली आ रही है। जो हिंदू इस दृष्टिकोण से असहमत हैं कि मुसलमान अपने आप को एक पृथक राष्ट्र मानते हैं, वे भारतीय सामाजिक जीवन की कतिपय विशिष्टताओं पर निर्भर करते हैं जो मुस्लिम और हिंदू समाज को एकता के सूत्र में बांधती हुई लगती है। पहली बात जो कही जाती है वह यह है कि हिंदुओं और मुसलमानों में जाति का कोई अंतर नहीं है, कि पंजाबी मुसलमान और पंजाबी हिंदू, बिहारी मुसलमान और बिहारी हिंदू, बंगाली मुसलमान और बंगाली हिंदू, मद्रास का मुसलमान और वहाँ का हिंदू, बम्बई का मुसलमान और बम्बई का हिंदू जातीय तौर पर एक ही समूह के हैं। वस्तुतः मद्रास के मुसलमान और मद्रास के ब्राह्मण में मद्रासी ब्राह्मण और पंजाबी ब्राह्मण की अपेक्षा कहीं अधिक सजातीयता पाई जाती है। दूसरी बात यह है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाषाई एकता पर जोर दिया जाता है।
ये कहा जाता है कि मुसलमानों की अपनी कोई समान भाषा नहीं है जो उन्हें हिंदुओं से पृथक एक अलग भाषाई समूह के तौर पर चिन्हित कर सके। इसके विपरीत दोनों के बीच पूर्ण भाषाई एकता है। पंजाब में हिंदू और मुसलमान दोनों ही पंजाबी बोलते हैं, सिंध में दोनों सिंधी बोलते हैं, बंगाल में दोनों बंगाली बोलते हैं, गुजरात में दोनों गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र में दोनों मराठी बोलते हैं। ऐसा ही हर प्रांत में है। केवल नगरों में ही मुसलमान उर्दू बोलते हैं, जबकि हिंदू प्रांतीय भाषा का प्रयोग करते हैं। परंतु बाहर विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पूर्ण भाषाई सादृश्य है। तीसरी बात यह कही जाती है कि भारत वह भूमि है जिसमें हिंदू और मुसलमान सदियों से साथ साथ रहते रहे हैं। ये मात्र जातीय एकता की ही नहीं, अपितु दोनों समुदायों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की कतिपय और साझी विशेषताओं की बात भी की जाती है। ये भी कहा जाता है कि अनेक मुस्लिम वर्गों का सामाजिक जीवन हिंदू रीति रिवाजों से परिपूरित है। उदाहरण के लिए पंजाब के आवांस, हालांकि ये लगभग सभी मुसलमान हैं, लेकिन अपने हिंदू नाम कायम रखे हुए हैं और अपनी वंशावलियां ब्राह्मण विधि से ही रखते हैं। मुसलमानों में भी हिंदू उपनाम पाए जाते हैं। उदाहरणतः चौधरी एक हिंदू उपनाम है, परंतु संयुक्त प्रांत और उत्तर भारत के मुसलमानों में भी यह सामान्य उपनाम है। विवाह के मामले में भी कुछ मुस्लिम समुदाय तो नाम मात्र के ही मुसलमान हैं। वे विवाह समारोह में या तो हिंदू विधि का पालन करते हैं अथवा पहले हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न करते हैं और फिर काजी को बुलाकर मुस्लिम विधि से संपन्न कराते हैं। मुसलमानों के कतिपय वर्गों में विवाह संरक्षकता और उत्तराधिकारिता के मामलों में हिंदू कानून ही लागू होता है। शरीयत अधिनियम पारित होने से पहले पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में इसका चलन था। सन 1700 के करीब बाबा फत्तू एक मुस्लिम संत थे, जिनकी मज़ार पर कांगड़ा में रानीताल में उन्हें एक हिंदू संत सोढ़ी गुलाब सिंह से नबी की उपाधि मिली थी। दूसरी ओर एक हिंदू संत बाबा शाहाना का मत झंग जिले में माना जाता है। कहा जाता है कि वह एक मुस्लिम पीर के चेले थे, जिसने अपने हिंदू अनुयायी का मूल नाम मिहिर बदलकर मीर शाह कर दिया था। ये सब बातें निस्संदेह सच हैं। इस बारे में तो कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगाया जा सकता कि मुसलमानों की विशाल जनसंख्या उसी वंश की है जिसके हिंदू हैं, और ये भी कि सभी मुसलमान एक ही भाषा नहीं बोलते। उनमें से अनेक वही भाषा बोलते हैं जो हिंदुओं द्वारा बोली जाती है। इस वास्तविकता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात का भी खंडन नहीं किया जा सकता कि कतिपय सामाजिक रीति रिवाज दोनों में ही समान हैं। कुछ धार्मिक परिपाटियां और पद्धतियां दोनों में समान हैं, ये भी एक वास्तविकता है। परंतु प्रश्न ये है कि क्या इस सब से इस निष्कर्ष को समर्थन मिलता है कि हिंदू और मुसलमान मिलकर एक राष्ट्र हैं, और इन बातों ने उनमें ये अनुभूति जगाई है कि वे एक दूसरे के पूरक हैं? हिंदू तर्क में अनेक खामियां हैं। पहली तो यह है कि जिन बातों को समान वैशिष्ट्य के रूप में पेश किया जाता है, वे सामाजिक संश्लेषण लाने हेतु एक दूसरे के तौर तरीकों को अपनाने या उनका अनुगमन करने के किसी सजग प्रयास का परिणाम नहीं है। दूसरी ओर ये एक रूपता कतिपय विशुद्ध नैसर्गिक कारणों का परिणाम है। अधूरा धर्मांतरण भी ऐसा होने का एक कारण है। भारत जैसे देश में जहां अधिकांश मुस्लिमकरण ना तो पूर्ण था और ना ही प्रभावी, ऐसा होने का कारण विद्रोह का भय अथवा मनाने के तरीकों अथवा उपदेशों की अपर्याप्तता के कारण प्रचारकों की कमी भी था। अतएव यदि मुस्लिम समुदाय के अनेक वर्ग अपने धार्मिक और सामाजिक जीवन में अपने हिंदू मूल को उद्घाटित करते हैं, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। आंशिक तौर पर इसका एक कारण समान परिवेश को भी माना जा सकता है, जिसमें हिंदू और मुसलमान सदियों से रहते आए हैं। समान माहौल से समान प्रतिक्रिया व्यक्त करते जाने से समान ढंग भी पनपता है। इन समान विशेषताओं का आंशिक कारण ये भी माना जा सकता है कि सम्राट अकबर ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जिस धार्मिक सामंजस्य का सूत्रपात किया था, ये उसी कालखंड के अवशिष्ट हैं। वे ऐसे अतीत का परिणाम हैं जिसका ना वर्तमान है और ना भविष्य। जहाँ तक जाति की एकता, भाषा की एकता और एक ही देश में रहने के मामले पर आधारित तर्क की बात है, तो ये मामला अलग ही है। यदि ये कारण राष्ट्र के बनने या बिगड़ने में निर्णायक हों, तो हिंदुओं का ये कहना सही होगा कि जाति, भाषा, समुदाय और निवास के कारण हिंदू और मुसलमान एक ही राष्ट्र के घटक हैं। जहाँ तक ऐतिहासिक अनुभव का सवाल है, जाति, भाषा अथवा देश, इनमें से कोई भी लोगों को एक राष्ट्र का रूप नहीं दे पाता। इस तर्क को रेनन ने इतने सुसंगत ढंग से रखा है कि उनकी भाषा में किसी प्रकार का परिमार्जन करना असंभव है। बहुत पहले
राष्ट्रीयता के बारे में अपने सुप्रसिद्ध निबंध में रेनन ने टिप्पणी की थी, जाति को राष्ट्र के रूप में नहीं मान लिया जाना चाहिए। सच्चाई ये है कि कोई भी शुद्ध जाति नहीं है और राजनीति को मानव जातीय विश्लेषण पर निर्भर बनाना एक असंगत कल्पना मात्र है। जातीय तथ्य जो कि प्रारंभ में महत्वपूर्ण होते हैं, उनमें अपना महत्व खोए जाने की एक सतत प्रवृत्ति होती है। मानव इतिहास अनिवार्यतः ही प्राणी विज्ञान नहीं है, जाति ही सब कुछ नहीं है, जैसा कि चूहे और बिल्ली के मामलों में होता है। भाषा के बारे में रेनन कहते हैं, भाषा पुनर्मिलन को आमंत्रण देती है, किंतु यह उनके लिए बाध्य नहीं करती। यूनाइटेड स्टेट्स और इंग्लैंड, स्पेनिश, अमेरिका और स्पेन एक ही भाषा बोलते हैं, किंतु वे मिलकर एक राष्ट्र नहीं हैं। इसके विपरीत स्विट्जरलैंड की स्थिरता का आधार वह तथ्य है कि उसकी स्थापना उसके विभिन्न भागों की सहमति से हुई थी, जिनमें 3 या 4 भाषाएं बोली जाती हैं। मनुष्य में भाषा से भी ऊपर एक और चीज है, इच्छा। भाषाओं की विविधता के बावजूद स्विट्जरलैंड की संगठित होने की इच्छा भाषाई साम्य की अपेक्षा, जो प्रायः दमन से बनता है, कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जहां तक समान देश की बात है, रेनन का तर्क है, भूमि राष्ट्र निर्माण के मामले में जाति से ऊपर नहीं है। भूमि रणभूमि और कार्य के लिए आधार स्थल उपलब्ध कराती है। व्यक्ति आत्मा प्रदान करता है, जिसके कारण उस पवित्र वस्तु के सृजन में मानव ही सब कुछ है, जिसे जनता कहा जाता है। उसके लिए कोई भी भौतिक स्वरूप यथेष्ट नहीं है। ये दर्शाने के बाद कि जाति, भाषा और देश राष्ट्र निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है, रेनन ठोस ढंग से सवाल करते हैं, तो फिर राष्ट्र निर्माण के लिए और क्या आवश्यक है? उनके उत्तर को उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्र एक सजीव आत्मा है, एक आध्यात्मिक सिद्धांत है, 2 चीजें जो एक ही हैं। इस आत्मा इस आध्यात्मिक सिद्धांत का सृजन करती हैं। एक अतीत से जुड़ी है और दूसरी वर्तमान से। एक है स्मृतियों की समृद्ध विरासत का समान अधिकार, दूसरी है वास्तविक सहमति, एक साथ रहने की आकांक्षा। जो अविभाज्य विरासत सौंपी गई है, उसको निष्ठा सहित कायम रखने की इच्छा। मनुष्य अचानक नहीं आता। व्यक्ति के समान ही राष्ट्र भी प्रयासों के एक सुदीर्घ अतीत का प्रतिफल है। इसलिए पितृपूजन भी सर्वथा वैध है। हम आज जो कुछ हैं, उसमें हमारे पूर्वजों का ही योगदान है। एक शौर्यपूर्ण अतीत, महापुरुष गौरव, मेरा तात्पर्य सही ढंग के गौरव से है। यही उस सामाजिक पूंजी का सृजन करते हैं जिस पर राष्ट्रीयता का विचार सृजित हो सकता है। अतीत का समान गौरव, वर्तमान में समान आकांक्षा, साथ साथ मिलकर किए गए महान कार्य, वैसे ही कार्यों को पुनः करने की इच्छा, ये सभी किसी व्यक्ति को राष्ट्रभाव से प्रेरित करने वाली अनिवार्य स्थितियां हैं। हम जितने अधिक कष्ट सहन कर त्याग करते हैं, उसी अनुपात में उनके प्रति हमारी आसक्ति होती है। हम जो मकान बनाते हैं और जिसे हमें अपने वंशधरों को सौंपना है, उससे हम प्यार करते हैं। स्पार्टन श्लोक, हम वही हैं जो आप थे, हम वही बनेंगे जो आप हैं, यही सरल शब्दों में हर देश का राष्ट्रगान है। अतीत की कीर्ति और संतापों में हम सहभागी हैं। भविष्य में भी इच्छित आदर्श की प्राप्ति की जानी है। हमने साथ साथ पीड़ा भोगी है, साथ ही आह्लादित हुए हैं और हमारी आशाएं भी समान हैं। ये सभी बातें कई अन्य समान तत्वों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हैं और अनुकूल विचारों के अनुरूप ही इनका परिवेश है। जाति और भाषा की विभिन्नताओं के बावजूद इन सब का महत्व समझा जा सकता है। मैंने अभी अभी कहा है कि साथ साथ पीड़ा भोगी है। वास्तव में ही साथ साथ पीड़ा भोगना आह्लाद की तुलना में एकता का अधिक मजबूत बंधन है। जहां तक राष्ट्रीय स्मृतियों का संबंध है, विजयों की अपेक्षा शोक के अवसरों का महत्व अधिक है, क्योंकि वे हम पर दायित्व डालते हैं, वे साझा प्रयासों की मांग करते हैं। क्या ऐसे कोई सामूहिक ऐतिहासिक पूर्व दृष्टांत हैं जिनके बारे में ये कहा जा सके कि हिंदू और मुस्लिम गर्व अथवा दुख के विषयों में सहभागी बनते हैं? यही इस प्रश्न का सार है। यदि हिंदू ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान मिलकर एक राष्ट्र का गठन करें, तो इस प्रश्न का उत्तर हिंदुओं को देना ही होगा। जहां तक उनके संबंधों का मामला है, तो वे एक दूसरे के खिलाफ संघर्षरत सशस्त्र बटालियनों जैसे रहे हैं। सामूहिक उपलब्धि के लिए योगदान का कोई भी सामूहिक चक्र नहीं चला। उनका अतीत तो पारस्परिक विनाश का अतीत है, पारस्परिक शत्रुता का अतीत। राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही क्षेत्रों में, जैसा कि भाई परमानंद ने हिंदू राष्ट्रीय आंदोलन शीर्षक वाले अपने पत्रक में इंगित किया है, कोट, इतिहास में हिंदू लोग पृथ्वीराज, प्रताप, शिवाजी और वीर वैरागी का आदर सहित स्मरण करते हैं।
जो इस भूमि के सम्मान और स्वतंत्रता के लिए मुसलमानों के विरुद्ध लड़े थे, जबकि मुसलमान भारत पर हमला करने वाले मोहम्मद बिन कासिम और औरंगजेब सरीखे शासकों को अपना राष्ट्र पुरुष स्वीकार करते हैं। अनकोट। धार्मिक क्षेत्र में हिंदू रामायण, महाभारत और गीता से प्रेरणा लेते हैं, तो दूसरी ओर मुसलमान कुरान और हदीस से प्रेरणा लेते हैं। इस तरह जोड़ने वाले तत्वों की तुलना में अलग करने वाली बातें अधिक हावी हैं। हिंदू और मुस्लिम सामाजिक जीवन में समान भाषा, समान जाति और समान देश जैसे कतिपय साझा अभिलक्षणों पर भरोसा करके तथा जो कुछ संयोग जनित और दिखावटी है उसे अनिवार्य और मौलिक मानकर हिंदू भूल कर रहे हैं। राजनीतिक और धार्मिक प्रतिद्वंद्विता उन तथाकथित सामूहिक बंधनों की अपेक्षा अधिक गहन है जो उन्हें एक सूत्र में बांध सकते हैं। ये संभावना उस स्थिति में संभवतः भिन्न हो सकती है जब दोनों ही समुदाय इस अतीत को विस्मृत कर दें। रेनन विस्मृत कर देने की प्रवृत्ति को राष्ट्र के निर्माण में अधिक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। उनका कथन है, कोट, विस्मरणीयता और मैं तो ये भी कहूँगा कि ऐतिहासिक भूल राष्ट्र के निर्माण में एक अनिवार्य घटक है, और ये इसलिए कि ऐतिहासिक अध्ययनों की प्रगति राष्ट्रीयता के लिए अक्सर खतरनाक भी हो सकती है। ऐतिहासिक अनुसंधान वस्तुतः हिंसा के उन कृत्यों को पुनः उजागर करता है जो सभी राजनैतिक रचनाओं के अवसर पर होते हैं, ऐसे मामलों में भी जिनकी परिणतियां अत्यंत लाभदायक हो सकती थीं। क्रूरता से एकता कभी स्थापित नहीं हो पाती। उत्तरी और दक्षिणी फ्रांस का संघ विध्वंस और आतंक के एक दौर का परिणाम था। यह दौर लगभग 100 वर्ष तक चला। फ्रांस नरेश, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वह धर्मनिरपेक्ष आदर्श का सृष्टा था, फ्रांस नरेश जिसने पूर्ण राष्ट्रीय एकता को स्थापित किया था, उस समय अपनी गरिमा खोता हुआ लगा जब उसे अत्यंत निकटता से देखा गया। उसने जिस राष्ट्र का गठन किया था वही उसके लिए अभिशाप बन गया, और जो कुछ किया उसका ज्ञान आज केवल संस्कृत जन को ही है। तुलना करने से ही पश्चिमी यूरोपीय इतिहास के ये महान कानून स्पष्ट हो पाते हैं। फ्रांस नरेश ने अंशतः अपने न्याय से जो प्रशंसनीय उपलब्धियां अर्जित कीं, वे अनेक देशों के लिए विनाशक सिद्ध हुईं। सेंट स्टीफन के ताज के तहत मग्यार और सलाव उतने ही पृथक रहे जितने कि 800 वर्ष पूर्व थे। अपने प्रभुत्व काल के तहत विभिन्न तत्वों को एकजुट करने की अपेक्षा हॉब्सबर्ग गृह ने उन्हें परस्पर अलग और एक दूसरे के प्रायः विरुद्ध ही रखा। बोहीमिया में चैक तत्व एक ही गिलास में तेल और पानी मिलाने की तरह थोप दिए गए। धर्म के आधार पर राष्ट्रों की पृथकता संबंधी तुर्की नीति के परिणाम तो और भी अधिक गंभीर थे। उससे पूर्व का विनाश हुआ। सालोनिका अथवा स्मीरिना जैसे नगरों को ही लें, आप पाएंगे कि 5-6 समुदायों में से प्रत्येक की अपनी ही स्मृतियां हैं और उनमें शायद ही कोई बात साझा हो, परंतु राष्ट्र का सार तत्व तो ये है कि उसके सभी सदस्यों में कई समानताएं हों और ये भी कि वे सभी अनेक बातों को विस्मृत कर चुके हों। कोई भी फ्रांसीसी नागरिक ये नहीं जानता कि वह वर्गाडियन है, एल्ना है अथवा विसिगोवा है। हर फ्रांसीसी नागरिक को सेंट बार्थोलोम्यू और 13वीं शताब्दी में दक्षिण में हुए नरसंहारों को भूल जाना चाहिए। फ्रांस में ऐसे 10 परिवार भी नहीं हैं जो फ्रांसीसी मूल का प्रमाण पेश कर सकें, और यदि ऐसे प्रमाण दिए भी जाएं तो निश्चित रूप से दोषपूर्ण होंगे, क्योंकि हजारों ऐसी अज्ञात विषमताएं होंगी जो समग्र आनुवंशिक प्रणाली को ही असफल बनाने में सक्षम है। अनकोट। खेद का विषय यह है कि दोनों समुदाय अपने अतीत को सर्वथा भूल नहीं सकते अथवा उसका उन्मूलन भी नहीं स्वीकार कर सकते। उनका अतीत उनके धर्म में समाहित है और उनमें से प्रत्येक का अपने अतीत को विस्मृत करना धर्म को त्यागना है। इसलिए ऐसा होने की आशा संजोना भी मात्र कपोल कल्पना है। सामूहिक ऐतिहासिक घटनाक्रमों के अभाव में ये हिंदू दृष्टिकोण कि हिंदू और मुसलमान एक राष्ट्र हैं धूल धूसरित हो जाता है। उसे कायम रखना मति भ्रम बनाए रखना है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता की ऐसी कोई उत्कट लालसा नहीं है जैसी कि भारत के मुसलमानों के बीच है। ये कहना निरर्थक है कि मुसलमानों का एक राष्ट्र होने का दावा उनके नेताओं की परवर्ती सोच का परिणाम है। आरोप के तौर पर तो ये सच है। मुसलमान अब तक अपने आप को एक समुदाय कहने में ही पूर्ण संतुष्ट रहते थे। ये तो हाल में ही हुआ है कि उन्होंने अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। परंतु किसी व्यक्ति के इरादों पर चोट करने से ही उसके सिद्धांत का खंडन नहीं हो जाता। ये कहना कि मुसलमान खुद को कभी समुदाय कहते थे, अतएव उन्हें अब स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में संबोधित किए जाने से रोका जा सकता है,
राष्ट्रीय अनुभूति के रहस्यपूर्ण मनोविज्ञान कार्यकरण के बारे में गलतफहमी पालना है। ऐसी दलील का आधार ये पूर्वानुमान है कि जहां कहीं भी ऐसे लोग रहते हैं जिनमें एक राष्ट्र का गठन करने वाले तत्व मौजूद हैं, उनमें राष्ट्रीयता की वह भावना अभिव्यक्त होनी ही चाहिए जो एक स्वाभाविक परिणति है, और यदि कुछ समय के लिए वे उसे अभिव्यक्त करने में असफल रहें और बाद में एक राष्ट्र होने का दावा करें तो वह सारहीन है। परंतु इस तरह की धारणा के लिए कोई ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जैसा कि प्रोफेसर टॉनबी ने भी कहा है, कोट, राष्ट्रीयता के अस्तित्व के लिए एक अथवा ऐसे अनेक मदों की मौजूदगी को एक ठोस दलील के तौर पर पेश करना असंभव तर्क देने के समान है। हो सकता है कि वे युगों से रहे हों और कोई प्रतिक्रिया नहीं हो पाई हो, किंतु एक मामले को दूसरे में बतौर तर्क इस्तेमाल करना असंभव है, क्योंकि मदों का वही समूह यहाँ राष्ट्रीयता का नियामक भी बन सकता है जो वहां निष्प्रभावी रहा हो। अनकोट। ऐसा संभवतः इस तथ्य के कारण है जिसकी ओर प्रोफेसर बार्कर ने इशारा किया है। उनका कहना है कि यह संभव है कि राष्ट्र शताब्दियों से अस्तित्व में रहते हुए भी एक अदृश्य सा मौन धारण किए रहें, हालांकि उनमें राष्ट्र जीवन का वह आध्यात्मिक सार विद्यमान हो जिससे उसके सदस्य अवगत नहीं है। इसी तरह की कोई बात मुसलमानों के मामले में भी निस्संदेह हुई है। वे इस तथ्य से अवगत नहीं थे कि उनमें राष्ट्रीय जीवन का आध्यात्मिक सार विद्यमान है। इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने अपने एक राष्ट्र होने का दावा इतने विलंब से पेश किया है। परंतु इसका यह अर्थ तो नहीं हो सकता कि राष्ट्र जीवन का आध्यात्मिक सार अस्तित्व में था ही नहीं। ये कहना निरर्थक है कि ऐसे मामले भी हैं जिनमें राष्ट्रीयता का बोध तो रहता है परंतु पृथक राष्ट्रीय अस्तित्व की आकांक्षा नहीं होती। कनाडा में फ्रांसीसियों और दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों का उदाहरण इस तरह के मामलों में दिया जा सकता है। यह स्वीकार करना ही होगा कि कुछ ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां लोग अपनी राष्ट्रीयता से अवगत रहे हैं, परंतु उनकी इस सजगता ने भी उनमें वह आवेग पैदा नहीं किया जिसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रवाद से अनुप्राणित हुए बिना भी राष्ट्रों जैसी चेतना विद्यमान हो सकती है। इसी दलील के आधार पर यह तर्क दिया जा सकता है कि मुसलमान ये सोच तो सकते हैं कि वे एक राष्ट्र हैं, परंतु उन्हें उसी कारण एक पृथक राष्ट्रीय अस्तित्व की मांग उठाने की जरूरत नहीं है। वे वैसी ही स्थिति से संतुष्ट क्यों नहीं हो सकते जो कनाडा में फ्रांसीसियों और दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को प्राप्त है। ऐसी स्थिति तो काफ़ी मजबूत स्थिति है, मगर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ऐसी स्थिति मुसलमानों से विभाजन पर जोर देने का आग्रह करके अपनाई जा सकती है। यदि वे विभाजन पर जोर ही दें तो उनके दावे के विरुद्ध ये कोई दलील नहीं हो सकती। कहीं ये दलील नकारने का भ्रम पैदा न कर दे, इसलिए दो बातों की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है। पहली ये कि राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद में फर्क है। ये मानव मस्तिष्क की दो अलग अलग मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं हैं। राष्ट्रीयता से तात्पर्य एक तरह की संचेतना से है, जातीय बंधन के अस्तित्व के प्रति सजगता से है। राष्ट्रवाद से तात्पर्य है उन लोगों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय अस्तित्व की आकांक्षा जो इस जातीय बंधन में बंधे हैं। दूसरी ये कि ये सही है कि राष्ट्रीयता की भावना के बिना राष्ट्रवाद हो ही नहीं सकता, परंतु इस बात को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीयता की भावना की मौजूदगी के बावजूद राष्ट्रवाद की सोच सर्वथा अनुपस्थित हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीयता से राष्ट्रवाद उजागर होने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। प्रथम, एक राष्ट्र के रूप में रहने की इच्छा का जागृत होना। दूसरी, एक क्षेत्र का होना जिसे राष्ट्रवाद अधिग्रहित कर एक राज्य तथा राष्ट्र का सांस्कृतिक घर बना सके। ऐसे क्षेत्र के अभाव में क्या होगा, इसे स्पष्ट करने के लिए लॉर्ड एक्टन की इस उक्ति का उपयोग करना होगा कि कोट, आत्मा एक ऐसे शरीर की खोज में भटकती है जिसमें वह पुनः जीवन का संचार करे, परंतु उसे न पाने पर वह मर जाती है। अनकोट। मुसलमानों ने एक राष्ट्र के रूप में रहने की इच्छा विकसित की है। उनके लिए प्रकृति ने एक ऐसा क्षेत्र तलाश लिया है जिसे अधिग्रहित कर वे नवजात मुस्लिम राष्ट्र का सांस्कृतिक गृह और राज्य बना सकते हैं। इन अनुकूल परिस्थितियों में यदि मुसलमान ये कहते हैं कि वे ऐसी स्थिति अपनाने में संतुष्ट नहीं हैं जैसे कनाडा में फ्रांसीसियों ने अपनाया है अथवा दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज़ों ने अपनाया है, और वे अपना एक राष्ट्रीय गृह चाहते हैं जिसे वे स्वयं का अपना कह सकें, तो उनके ऐसा कहने पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अध्याय 3।
अधःपतन से मुक्ति। भारत के विभाजन और पृथक मुस्लिम राज्यों की स्थापना के लिए भारतीय मुसलमानों द्वारा की जा रही मांग का औचित्य क्या है? ये विद्रोह क्यों है और शिकायत क्या है? स्वाभाविक आक्रोश से हिंदू ये प्रश्न उठाते हैं। जिस किसी को इतिहास का ज्ञान है उसे यह अनुभूति हुए बिना नहीं रहेगी कि अब यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि राष्ट्रवाद राष्ट्रीय राज्य के निर्माण हेतु समुचित तर्कसंगत आधार है। जैसा कि महान इतिहासकार लॉर्ड एक्टन ने कहा है, कोट, पुरानी यूरोपियन व्यवस्था में सरकारों ने ना तो राष्ट्रीयता के अधिकारों को मान्यता दी थी और ना लोगों ने ही इस पर जोर दिया था। सीमाओं का नियमन शासक परिवारों के हित थे, न कि राष्ट्रों के, और प्रशासन का संचालन भी जनाकांक्षाओं की परवाह किए बिना ही होता था। जहां सभी तरह की स्वतंत्रता का दमन किया जाता था, वहां राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अपेक्षा होना तो अनिवार्य था ही। और फेनेलोन के शब्दों में, एक राजकुमारी अपने विवाह के भाग यानी दहेज स्वरूप राजतंत्र को भी अपने साथ लाती थी, अनकोट। पहले पहल राष्ट्रीयताएं किसी सूची में ही नहीं थीं। फिर जब उनमें यानी लोगों में चेतना का सृजन हुआ तो, कोट, सर्वप्रथम वे अपने वैध शासकों की रक्षा के लिए विजेताओं के विरुद्ध खड़े हो गए। उन्होंने सत्ता हड़पने वाले विजेताओं द्वारा शासित होने से इनकार कर दिया। उसके बाद ऐसा समय आया जब उन्होंने शासकों द्वारा अपने ऊपर किए गए अन्यायों के विरुद्ध विद्रोह किया। इन विद्रोहों को उन विशिष्ट शिकायतों ने बढ़ावा दिया जिनका सुनिश्चित और न्याय संगत आधार था। उसके बाद फ्रांस की क्रांति ने आमूलचूल परिवर्तन ही ला दिया। उसने लोगों को यह सिखाया कि वे जो कुछ भी करना चाहते हैं उस सब को करने के अपने अधिकार का सर्वोच्च मानदंड अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को बनाएं। इसने जनता की उस सार्वभौमिकता का आह्वान किया जो अतीत से भी अनियंत्रित थी और मौजूद राज्य से भी नियंत्रित नहीं थी। फ्रांसीसी क्रांति की यह शिक्षा सभी उदारवादी विचारकों के लिए एक मान्य सिद्धांत बन गई। मिल ने उसका समर्थन किया। मिल ने कहा कि शायद ही किसी को पता हो कि मानव जाति के किसी भाग को आचरण की छूट हो, भले ही उन्हें यह तय करने की छूट हो कि मानव के विभिन्न सामूहिक संगठनों में से वे खुद को किससे जोड़ना चाहते हैं, अनकोट। उन्होंने यहां तक कहा कि, कोट, सामान्यतः स्वतंत्र संस्थाओं के लिए यह एक आवश्यक शर्त है कि सरकारों की सीमाएं राष्ट्रीयताओं के आधार के अनुरूप होनी चाहिए, अनकोट। इस प्रकार इतिहास ये दर्शाता है कि राष्ट्रीयता का सिद्धांत जनाकांक्षा की प्रभुसत्ता के लोकतांत्रिक सिद्धांत में अंतर्भूत है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी राष्ट्रीयता द्वारा राष्ट्रीय राज्य की मांग के पीछे शिकायतों का होना जरूरी नहीं है। जन आकांक्षा ही उसे न्याय संगत सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। किंतु यदि मुसलमान अपने दावे के समर्थन में शिकायतों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं तो इन्हें सार रूप में इस एक वाक्य में समाहित किया जा सकता है कि संवैधानिक संरक्षण उन्हें हिंदू बहुसंख्यकों के अत्याचार से बचाने में असफल रहे हैं। गोलमेज सम्मेलन में मुसलमानों ने अपने उन संरक्षणों की सूची पेश की थी जिनको बहुचर्चित 14 सूत्रों के तहत समाहित किया गया था। गोलमेज सम्मेलन में हिंदू प्रतिनिधियों ने उन्हें नहीं माना, अतएव गतिरोध उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप कर एक फैसला दिया जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। इस फैसले में मुसलमानों के सभी 14 सूत्र मान लिए गए। कम्युनल अवार्ड को लेकर हिंदुओं में प्रबल कटुता पैदा हो गई। उसमें कांग्रेस सहभागी नहीं बनी, यद्यपि उसने इस निर्णय को राष्ट्र विरोधी बताने तथा मुसलमानों की सहमति से इसे परिवर्तित कराने का अपना अधिकार कायम रखा। मुसलमानों की भावनाओं को आघात नहीं लगने देने को लेकर कांग्रेस इतनी अधिक सतर्क थी कि जब केंद्रीय असेंबली में कम्युनल अवार्ड की भर्त्सना का प्रस्ताव पेश हुआ तो कांग्रेस ने उसका समर्थन तो नहीं किया परंतु उसका विरोध भी नहीं किया और वह तटस्थ रही। मुसलमानों का कांग्रेस के इस रवैये को मैत्रीपूर्ण मानना उचित ही था। हिंदू बहुल प्रांतों में कांग्रेस को चुनावों में मिली विजय से मुसलमानों की शांति में कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ। उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसी संभावनाएं थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकजुट होकर कार्य करेंगी। किंतु हिंदू प्रांतों में 2 वर्ष और 3 माह के कांग्रेस शासन ने उन्हें पूरी तरह निराश कर कांग्रेस का कट्टर शत्रु ही बना दिया। 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया मुक्ति दिवस उनके रोष की गहनता का परिचायक था। गोलमेज सम्मेलन में जो मुसलमान स्वराज्य की मांग में सहयोगी थे वही आज स्वराज के कट्टर विरोधी बन गए थे। कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है जिससे मुसलमान उसके इतने अधिक विरोधी हो गए?
मुस्लिम लीग का दावा है कि कांग्रेसी शासन के तहत मुसलमानों का वस्तुतः दमन हुआ है और उनका उत्पीड़न हुआ है। लीग ने इस मामले की जांच करने और अपनी रिपोर्ट देने के लिए 2 समितियां नियुक्त की गई बताई हैं, किंतु इन मामलों के अलावा जिनकी जांच एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा की जानी अपेक्षित है, 2 बातें असंदिग्ध तौर पर सामने आईं जिनसे संघर्ष हुआ। 1. कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि संगठन के रूप में मुस्लिम लीग को मान्यता देने से इनकार, और 2. कांग्रेस शासित प्रांतों में कांग्रेस का मिले जुले मंत्रिमंडलों का गठन करने से इनकार। जहां तक पहला सवाल है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कठोर रूप अपनाया। कांग्रेस मुस्लिम लीग को अहरारों, द नेशनल मुस्लिम तथा जमीयत उल उलेमा जैसे अनेक मुस्लिम राजनीतिक संगठनों में से एक मानने को तैयार है, किंतु इसे वह मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि संगठन नहीं मानती। दूसरी ओर मुस्लिम लीग तब तक किसी विचार विमर्श में शामिल होने को तैयार नहीं है जब तक कि कांग्रेस उसे भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था नहीं मान लेती। लीग के इस दावे को हिंदू अतिरेकी बताते हैं और उसे हास्यास्पद जताने का प्रयास करते हैं। मुसलमान कह सकते हैं कि यदि हिंदू ये जांच पड़ताल करना बंद कर दें कि राष्ट्रों के बीच संधियां कैसे होती हैं, तो उन्हें अपने दृष्टिकोण की मूर्खता का एहसास हो जाएगा। ये दलील भी दी जा सकती है कि जब कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संधि करने के लिए आगे बढ़ता है, तो वह दूसरे राष्ट्र की सरकार को पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाली स्वीकार करता है। किसी भी देश में विद्यमान कोई सरकार समग्र जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, सभी जगह बहुमत का ही प्रतिनिधित्व करती है। परंतु राष्ट्र केवल इसी कारण अपने विवादों को निपटाना अस्वीकार नहीं कर देते कि सरकारें जो लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यदि एक सरकार अपने यहाँ के बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है तो यही पर्याप्त है। मुसलमान ये तर्क दे सकते हैं कि इस मामले में ये बात कांग्रेस व लीग के विवाद पर लागू होनी चाहिए। लीग भले ही संपूर्ण मुसलमानों का प्रतिनिधित्व न करे, परंतु यदि वह उनके बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है तो कांग्रेस को हिंदू मुस्लिम सवाल पर समझौता करने के उद्देश्य से उसके साथ विचार विमर्श में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। वस्तुतः किसी भी देश की सरकार को यह अधिकार है कि वह दूसरे ऐसे देश की सरकार को मान्यता न दे जहां एक से अधिक पक्ष या संगठन सरकार के दावेदार हों। उसी तरह कांग्रेस भले ही लीग को मान्यता न दे, मगर वह नेशनल मुस्लिम्स अथवा अहरारों या जमीयत उल उलेमा में से किसी एक को तो मान्यता दे और दोनों समुदायों के बीच समझौते की शर्तें तय करें। वास्तव में उसे इस बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर काम करना चाहिए कि लीग से समझौते अथवा अन्य मुस्लिम दलों से समझौते में से किसे मुसलमानों द्वारा ठुकराए दिए जाने की अधिक आशंका है। कांग्रेस को किसी न किसी से बात करनी ही होगी। किसी से भी बात नहीं करना तो मूर्खतापूर्ण ही नहीं, शरारतपूर्ण भी माना जाएगा। कांग्रेस के इस रवैये से तो मुसलमानों में रोष ही बढ़ेगा और उन्हें विक्षुब्ध करेगा। मुसलमान कांग्रेस के इस रवैये की ये व्याख्या कर सकते हैं कि ये उनके मोर्चे को कमज़ोर करने और उनमें भ्रम पैदा करने तथा फूट डालने का प्रयास है। दूसरे मुद्दे के बारे में मुसलमानों ने मांग की है कि मंत्रिमंडलों में ऐसे मुस्लिम मंत्रियों को शामिल किया जाए जिन्हें विधानमंडल के मुसलमान सदस्यों का विश्वास प्राप्त हो। उन्हें आशा थी कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो वह उनकी इस मांग को मान लेगी, परंतु वे अत्यंत निराश हुए हैं। इस मांग के बारे में कांग्रेस ने वैधानिक मार्ग अपनाया। कांग्रेस ने मुसलमानों को अपने मंत्रिमंडलों में इस शर्त पर शामिल करना स्वीकार किया कि वे पहले अपने दलों से त्यागपत्र देकर कांग्रेस में शामिल हों और कांग्रेस के संकल्प पर हस्ताक्षर करें। इसका मुसलमानों ने 3 आधारों पर विरोध किया। सर्वप्रथम, मुसलमानों ने इसे विश्वासघात की संज्ञा दी। मुसलमानों का कहना है कि उनकी मांग संविधान की भावना के अनुरूप है। गोलमेज सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई थी कि मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। अल्पसंख्यकों ने इस बात पर जोर दिया कि इस आशय के प्रावधान को कानूनी स्वरूप दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर हिंदू ये चाहते थे कि ये मामला सामान्य सहमति के अनुसार निपटाया जाए। एक मध्य मार्ग खोजा गया। इस पर सहमति हुई कि प्रांतों के गवर्नरों को दिए जाने वाले निर्देशों में इस बात का प्रावधान किया जाए और उन पर यह दायित्व सौंपा जाए कि वे सुनिश्चित करें कि मंत्रिमंडलों के गठन में लोक सम्मति का आदर हो। मुसलमानों ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि इस प्रावधान को कानूनी रूप दिया जाए, क्योंकि उन्हें हिंदुओं की सद्भावना पर भरोसा था। इस समझौते को उसी पार्टी ने तोड़ा जिसने मुसलमानों को आश्वासन दिया था कि उनके प्रति उसका रवैया सही ही नहीं
बल्कि संगत व अनुकूल भी होगा। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों ने यह महसूस किया कि कांग्रेस का दृष्टिकोण लोक सम्मति के वास्तविक दायरे का विकृत रूप है। वे निर्देशन पत्र के अनुच्छेद के मूल पाठ पर भरोसा करते हैं और उनकी ये दलील है कि उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो सकता है और वह यह कि ऐसा व्यक्ति जिसे समुदाय का विश्वास प्राप्त हो। कांग्रेस द्वारा अपनाई गई स्थिति इस अनुच्छेद के अर्थों से सर्वथा विपरीत है और देश में सभी दलों को तोड़ने के लिए किया जा रहा छद्म प्रयास है, जिसका उद्देश्य कांग्रेस को ही देश में एकमात्र राजनीतिक दल बनाना है। कांग्रेस के संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करने की मांग के पीछे इसके अलावा और कोई इरादा नहीं हो सकता। हिंदू ही ऐसे सर्वाधिकारवादी इस राज्य की स्थापना के प्रयास का स्वागत कर सकते हैं, परंतु मुसलमानों के लिए तो ये एक स्वतंत्र समाज के रूप में मुसलमानों की राजनीतिक मृत्यु मात्र है। मुसलमानों का ये रोष तब और अधिक बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि गवर्नरों ने, जिन्हें ये देखने का दायित्व सौंपा गया था कि समझौता लागू हो, इस बारे में कोई कदम उठाने से ही इनकार कर दिया। कुछ गवर्नरों ने तो इस आधार पर इनकार किया कि वे इस वास्तविकता के कारण असहाय थे कि कांग्रेस ही एकमात्र बहुमत प्राप्त दल है जो स्थिर सरकार का गठन करने में समर्थ है, कि कांग्रेस की ही सरकार बनाना संभव है और संविधान का निलंबन करने के अलावा इस स्थिति को टालने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। अन्य गवर्नरों ने इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वे कांग्रेस सरकार के सक्रिय समर्थक हो गए थे और उन्होंने कांग्रेस की प्रशंसा करके अथवा खादी पहनकर, जो कांग्रेस पार्टी की अधिकृत वेशभूषा है, पक्षपात का परिचय दिया। कारण चाहे जो भी हो, मुसलमानों को ऐसा लगा कि एक महत्वपूर्ण संरक्षण उनकी रक्षा करने में असफल रहा है। कांग्रेस ने मुसलमानों के इन आरोपों का दो तरह से उत्तर दिया। पहला तो ये कि वे यह कहते हैं कि मिला-जुला मंत्रिमंडलों के सामूहिक दायित्व से असंगत है। इसे मुसलमान एक ईमानदार दलील मानने से इनकार करते हैं। अंग्रेज ही ऐसे पहले लोग हैं जिन्होंने इसे अपनी शासन प्रणाली का सिद्धांत बनाया, परंतु वहां भी अब इसे त्याग दिया गया है। ब्रिटिश संसद ने इस मुद्दे पर चर्चा की और वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह अब उतना पावन नहीं रहा है जितना कि कभी इसे माना जाता था और इसे त्याग देने से शासन तंत्र के सुचारू और प्रभावी ढंग से कामकाज का प्रभावित होना जरूरी नहीं है। दूसरे, तथ्यतः कांग्रेस सरकार में कोई सामूहिक दायित्व है ही नहीं। ये सरकार तो विभागों द्वारा चलाई जाती है। प्रत्येक मंत्री दूसरे से स्वतंत्र है और प्रधानमंत्री भी मंत्री के ही तुल्य है। कांग्रेस द्वारा सामूहिक दायित्व की बात करना वास्तव में निरर्थक है। ये दलील असत्य भी है क्योंकि ये एक हकीकत है कि जिन प्रांतों में कांग्रेस अल्पमत में थी, वहां उसने मिला-जुला मंत्रिमंडल बनाया और अन्य दलों के मंत्रियों से कांग्रेस के संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करने की मांग नहीं की। मुसलमान ये सवाल कर सकते हैं कि यदि मिली-जुली सरकार बुरी है, तो वह एक स्थान पर बुरी और दूसरे पर अच्छी कैसे हो सकती है? कांग्रेस का दूसरा जवाब यह है कि यदि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में ऐसे मुस्लिम मंत्री लिए भी हैं जिन्हें मुसलमानों के बहुमत का विश्वास प्राप्त नहीं है, तो भी वे उनके हितों की रक्षा करने में असफल नहीं रहे। वास्तव में उन्होंने मुसलमानों के हितों को बढ़ावा देने के लिए हर बात की है। निस्संदेह यह कथन पोप के उस दृष्टिकोण पर आधारित है जो उन्होंने सरकार के बारे में यह कहकर व्यक्त किया था, सरकार के स्वरूप के बारे में मूर्खों को बहस करने दीजिए। जो श्रेष्ठतम प्रशासन दे सके वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा लगता है कि ये जवाब देते हुए कांग्रेस हाईकमान ने सही तौर पर यह समझा ही नहीं है कि मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों की वास्तविक धारणा क्या रही है। उनका विवाद इस बात को लेकर नहीं है कि कांग्रेस ने मुसलमानों और अल्पसंख्यकों का कुछ भला किया है या नहीं। उनका विवाद सर्वथा अलग मुद्दों को लेकर है। क्या स्वराज के तहत हिंदू शासक हिंदू जाति के होंगे और मुसलमान तथा अन्य अल्पसंख्यक उनके प्रजाजन होंगे? मिले जुले मंत्रिमंडल के लिए की गई मांग में यही मुद्दा निहित है। उस पर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों ने निश्चित रवैया अपनाया है। वे प्रजाजनों की स्थिति स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये कहना कि सत्तारूढ़ समुदाय ने शासितों का भला किया है मुद्दे से सर्वथा अलग है और इसे अल्पसंख्यकों की इस सोच का कोई जवाब नहीं कहा जा सकता कि वे शासित जन जैसा व्यवहार सहन करने को तैयार नहीं है। अंग्रेजों ने भारत में भारतीयों की भलाई के लिए बहुत से काम किए हैं। उन्होंने सड़कों को सुधारा है, नहरें अधिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बनाई हैं, रेल का निर्माण कर परिवहन को सुधारा है, नाम मात्र के शुल्क पर पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की व्यवस्था की है, तार भेजने की व्यवस्था की है,
मुद्रा में सुधार किया है, माप तौल प्रणाली का नियमन किया है, भूगोल, नक्षत्र विद्या और औषधियों के बारे में उनकी सोच को सही किया है और उनके आंतरिक झगड़ों को रोका है तथा उनकी आर्थिक हालत भी एक सीमा तक सुधारी है। सरकार के इन भलाई वाले कामों के बावजूद क्या कोई भारतीय ये कह सकता है कि वे अंग्रेजों का आभार माने और स्वशासन या स्वराज के लिए आंदोलन करना छोड़ दें? अथवा क्या सामाजिक उत्थान के इन कार्यों के कारण भारतीयों ने अंग्रेजों द्वारा उनसे किए जाने वाले शासित जाति के व्यवहार का विरोध करना छोड़ दिया है? स्पष्ट है कि भारतीयों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वे इन कल्याण कार्यों से संतुष्ट नहीं हुए और अपना शासन स्वयं चलाने के अधिकार की प्राप्ति के लिए आंदोलन जारी रखा हुआ है। होना भी यही चाहिए, जैसा कि आयरिश देशभक्त क्यूरेन ने कहा था, कोई भी व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की कीमत पर किसी का आभारी नहीं हो सकता। कोई भी महिला अपने स्त्रीत्व की कीमत पर किसी का आभार व्यक्त नहीं कर सकती और कोई भी राष्ट्र अपनी गौरव गरिमा की कीमत पर किसी का आभारी नहीं बन सकता। इसके विपरीत कोई भी व्यवहार यही दर्शाएगा कि उसका जीवन दर्शन वैसा ही है जिसे कार्लाइल ने शूकर दर्शन का नाम दिया है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस हाईकमान को यह अनुभूति ही नहीं हो पा रही है कि मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यक कांग्रेस के द्वारा दिए जा रहे सुझावों की अपेक्षा अपनी पहचान और आत्मसम्मान को ज़्यादा महत्व देते हैं। जो लोग अपने आत्मसम्मान के बारे में अधिक सजग हैं, वे ऐसे शूकर नहीं हैं जो सिर्फ ऐसे भोजन के लिए ही चिंतित रहते हैं जिससे उनका मोटापा और बढ़े। उनमें जो गौरव बोध है उसे वे स्वर्ग के बदले भी त्याग देने के लिए तैयार नहीं होंगे। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि भोजन से जीवन अधिक मूल्यवान है। ये कहने का कोई लाभ नहीं कि कांग्रेस हिंदू संगठन नहीं है। एक ऐसा संगठन जो अपने गठन में हिंदू ही है, वह हिंदू मानस की ही अभिव्यक्ति करेगा और हिंदू आकांक्षाओं का ही समर्थन करेगा। कांग्रेस और हिंदू महासभा में इतना ही अंतर है कि जहां हिंदू महासभा अपने कथनों में अधिक अभद्र है और अपने कृत्यों से भी कठोर है, वहीं कांग्रेस नीति निपुण और शिष्ट है। इस तथ्यगत अंतर के अलावा कांग्रेस और हिंदू महासभा के बीच कोई अंतर नहीं है। इसी तरह यह कहने का भी कोई लाभ नहीं कि कांग्रेस शासक और शासित के बीच कोई अंतर नहीं मानती। यदि ऐसा ही है तो कांग्रेस को अन्य समुदायों को स्वतंत्र और बराबर का सहभागी मानकर अपनी सदस्यता का परिचय देना चाहिए। ऐसी मान्यता की कसौटी क्या है? मेरी राय में तो एक ही कसौटी हो सकती है, वो है अल्पसंख्यक समुदायों के प्रभावी प्रतिनिधियों को सत्ता में भागीदारी देने की सहमति। क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? प्रत्येक व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर जानता है। कांग्रेस किसी समुदाय के किसी ऐसे सदस्य के साथ सत्ता में हिस्सेदारी को तैयार नहीं है जो कांग्रेस के प्रति निष्ठावान ना हो। कांग्रेस के प्रति निष्ठा सत्ता में भागीदारी की पूर्व शर्त है। कांग्रेस का यही नियम प्रतीत होता है कि यदि कोई समुदाय कांग्रेस के प्रति निष्ठावान नहीं है तो उसे राजनीतिक सत्ता से परे रखा जाए। राजनीतिक सत्ता में शामिल नहीं किया जाना ही सत्तारूढ़ जाति और शासित जाति के बीच अंतर का सार है, और जब तक कांग्रेस इस सिद्धांत को कायम रखेगी तब तक यही कहा जाएगा कि कांग्रेस जब गद्दी पर थी तो भी उसने इसी तरह का भेदभाव बरता था। मुसलमानों को ये शिकायत हो सकती है कि उन्होंने काफ़ी कष्ट भोग लिया है और इस तरह उन्हें शासित जाति की स्थिति में पहुंचा दिया जाना अंतिम प्रहार की लोकोक्ति को ही साकार करना है। देश पर ब्रिटिश अधिकार के साथ ही साथ भारत में मुसलमानों का पराभव और पतन शुरू हो गया था। अंग्रेज़ों द्वारा लागू किए गए प्रत्येक व्यवस्थापन, प्रशासनिक अथवा कानूनी परिवर्तन से मुस्लिम समुदाय पर अनेक प्रहार हुए हैं। भारत के मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं को अपने कानून और नागरिक मामलों में अपनी प्रणाली कायम रखने की अनुमति दी थी। ब्रिटिश शासन ने जो पहला काम किया वो ये है कि उसने शनैः शनैः हिंदू फौजदारी कानून समाप्त किया और मुस्लिम फौजदारी कानून बनाया, जिसे हिंदुओं और मुसलमानों पर लागू किया, और फिर धीरे धीरे मुस्लिम फौजदारी कानून के स्थान पर मैकॉले की दंड संहिता लागू करके अपने ही कानून थोप दिए। मुस्लिम समुदाय की हैसियत और गौरव पर यह पहला आघात था। इसके बाद शरीयत अथवा मुस्लिम नागरिक कानून के क्षेत्राधिकार को घटाया गया। इसका क्रियान्वयन व्यक्तिगत संबंधों से संबंधित मामलों जैसे विवाह और उत्तराधिकार तक ही सीमित कर दिया, और वह भी उसी हद तक जिसकी ब्रिटिश अनुमति दें। इसके साथ ही साथ 1837 में फारसी भाषा को, जो अदालतों और सामान्य प्रशासन की सरकारी भाषा थी, समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर अंग्रेजी और देशी भाषाओं को लागू किया गया। उसके बाद काजी हटाए गए जो मुस्लिम शासन के दौरान शरीयत को लागू करते थे।
उनके स्थान पर विधि अधिकारी और न्यायाधीश नियुक्त किए गए, जो किसी भी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, परंतु उन्हें मुस्लिम कानून की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त हो गया और उनके फैसलों को मानने के लिए मुसलमानों को बाध्य कर दिया गया। मुसलमानों को लगे ये प्रबल आघात थे। परिणामतः मुसलमानों को यह प्रतीत हुआ कि वे प्रतिष्ठा से वंचित हो गए। उनके कानून हटा दिए गए, उनकी भाषा त्याग दी गई और उनकी शिक्षा अपना वित्तीय महत्व गंवा बैठी। इनके साथ ही साथ सिंध और अवध के अधिग्रहण तथा विद्रोह के कारण भी उन पर प्रचंड प्रहार हुए। इनमें से अंतिम ने तो मुसलमानों के उन उच्च वर्गों को विशेष रूप से प्रभावित किया जिन्हें गदर में उनकी संदिग्ध लिप्तता के कारण दंडित करते हुए ब्रिटिश सत्ता ने व्यापक रूप से उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया। गदर की समाप्ति के साथ ही साथ मुसलमानों और उनके गौरव को, चाहे वे उच्च वर्ग के थे या निम्न वर्ग के, इन घटनाओं ने गहरे तक आहत किया। उनमें निराशा बढ़ी तथा निर्धनता ही उनका प्रारब्ध बन गई। प्रतिष्ठा, शिक्षा और संसाधनों से वंचित मुसलमानों को हिंदुओं का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया। ब्रिटिश सत्ता ने तटस्थता का दावा किया था और वह दोनों समुदायों के बीच संघर्ष के परिणाम से भी उदासीन रही। नतीजा ये हुआ कि मुसलमान संघर्ष में पूर्णतः पिछड़ गए। भारत पर ब्रिटिश विजय ने दोनों समुदायों की सापेक्ष स्थिति में एक पूर्ण राजनीतिक क्रांति ही ला दी। मुसलमानों ने 600 वर्षों तक हिंदुओं पर हुकूमत की थी। ब्रिटिश सत्ता के आने से वे भी हिंदुओं के स्तर पर ही धकिया दिए गए। मालिकों से वे सहयोगी प्रजाजन बना दिए गए। यह पराभव ही बहुत था, किंतु सहयोगी प्रजाजनों की अपेक्षा हिंदुओं की प्रजा बन जाना तो निश्चय ही अपमानजनक है। मुसलमान पूछते हैं कि क्या यह अस्वाभाविक है यदि वे इस विषम स्थिति से बचने के लिए एक पृथक राष्ट्र की स्थापना की मांग करते हैं, जिसमें मुसलमान एक शांतिपूर्ण गृह प्राप्त कर सकें और जिसमें शासक जाति और शासित जाति के बीच के तनावों द्वारा उनकी जिंदगी को मुसीबत में डालने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।